हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल कि कैसे बंगाल में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ 1907 टू 1917 के पीरियड में हुई थी, क्या उनकी हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस है, कौन कौन लीडर्स इन्वॉल्व थे, कैसे कैसे इन एक्टिविटीज़ ने आगे आने वाले जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसमें कंट्रीब्यूशन दी, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इसे कैसे हैंडल करा, और जो ऑपोजिशन थे जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसे कैसे हैंडल करा और उनका आउटलुक क्या था इसके टूवर्ड्स। पूरी डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल वाला चैप्टर है नहीं, इसमें मेन मेन इवेंट्स डिस्कस करेंगे हम। एंड आज हम बंगाल में की हुई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बाय द 1870s, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी का पीरियड था। सीक्रेट सोसाइटीज़ एमर्ज हो गई थी काफ़ी, और दे हैड बिगन टू फॉर्म अमंग स्टूडेंट्स इन कैलकाटा। स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होने लग गई थी। हम जानते ही हैं, हमने पीछे की वीडियोज़ में कवर करा है कि कैसे स्टूडेंट्स का जो रोल था वो अब जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें बढ़ता जा रहा था। बट देयर एक्टिविटी वॉज लिमिटेड, लेकिन उनकी एक्टिविटी इस पीरियड तक लिमिटेड थी। The first revolutionary group emerged in 1902 in Midnapur, and these groups focused on providing training to their members but remained insignificant until 1907 to 1908। तो 1907 और 08 तक कोई एक्टिविटी ऐसी हुई नहीं थी जो इन्हें लाइमलाइट में लाती इन सोसाइटीज़ को। और ये सीक्रेट सोसाइटीज़ में से हम जिनके बारे में मेजरली पढ़ेंगे, जो सिग्निफिकेंट सोसाइटीज़ हैं, वो हैं अनुशीलन समिति, जो कि बंगाल में उत्पन्न हुई थी। वेस्ट बंगाल में वो अनुशीलन समिति थी, और ईस्ट में ढाका में ढाका अनुशीलन नाम था उसका। वो जो ईस्ट बंगाल था उसमें ढाका अनुशीलन नाम से जानी जाती थी वो। तो ये अनुशीलन समिति का प्राइमरी पर्पस जो था वो ये था कि ये एक तरीके की अंडरग्राउंड सोसाइटी थी। प्राइमरीली एज ए फिटनेस क्लब फॉर्म हुई थी कि भाई जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो जो यंग थे, वो फिटनेस क्लब की तरह से एक तरीके से डिस्गाइज करते थे ब्रिटिश के आगे। लेकिन पीठ पीछे जो इसमें कंस्पिरेसीज चलती थी वो अगेंस्ट ब्रिटिश एक्टिविटीज़ के चलती थी, और कैसे कैसे ब्रिटिश को हम एक तरीके से चैलेंज कर सकते थे। ये इसका एक प्राइमरी पर्पस था जो कंसील्ड था उस टाइम पे इन द आइज ऑफ ब्रिटिश। तो बेसिकली ये जो सोसाइटीज़ थी इनका प्राइमरी गोल यही था कि जो वायलेंस का यूज़ करा जाए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करी जाएँ, डकैती करी जाएँ, असासिनेशंस करी जाएँ ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे, और बेसिकली अपनी एक तरीके से डोमिनेंस दिखाई जाए। एक तरीके का ब्रिटिश के माइंड में ये भय बैठाने वाली कह सकते हैं हम इन सोसाइटीज़ का जो प्राइमरी पर्पस था। प्राइमरीली ये जो सोसाइटीज़ बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो डिवाइडेड थी 3 पार्ट में, सेंट्रल, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। और ईस्टर्न पार्ट में ढाका अनुशीलन थी, सेंट्रल में हमारी जुगंतर ग्रुप था, वेस्ट में हमारी अनुशीलन समिति एक्चुअल में थी ही। तो इनको हम डिस्कस करेंगे आगे अभी अपने चैप्टर में, देखते हैं क्या क्या हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रैल 1906 का, जिसमें अब सब ग्रुप जो है अनुशीलन समिति का इनिशिएटेड द पब्लिकेशन ऑफ युगंतर न्यूज़पेपर। युगंतर और जुगंतर एक ही चीज़ है। एंड अटेम्प्टेड फ्यू एक्शंस। तो अब 1906 का पीरियड आ गया है। जैसा हमने देखा 70s में ये एमर्ज हो गई थी सोसाइटीज़, लेकिन अप अंटिल 1907 1906 इन्होंने कोई ऐसा सिग्निफिकेंट काम नहीं किया था, या कोई ऐसा इवेंट नहीं था जो कि इन्हें लाइमलाइट में लाए। अब लेकिन जो जुगंतर न्यूज़पेपर जो फॉर्म हो गया था, अटेम्प्टेड फ्यू एक्शंस, तो अब इस न्यूज़पेपर के तहत कुछ एक्शंस होने लग गए थे। मतलब अब जो है धीरे धीरे ये एमर्ज होने लग गए थे। और बाय 1905 टू 1906 वेरियस न्यूज़पेपर्स बिगैन एडवोकेटिंग फॉर रेवोल्यूशनरी वायलेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस करा है, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका रोल कैसा रहा था, और जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे हमारे, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट भी थे, उन्होंने न्यूज़पेपर्स वगैरह का काफ़ी यूज़ करा था एक तरीके की रेवोल्यूशनरी वायलेंस को, मतलब हम कह सकते हैं बढ़ावा देने में, और लोगों में ये फीलिंग एमर्ज करने में कि वायलेंस करी जाए। अगर ब्रिटिश मान नहीं रहे हैं आसानी से, तो वायलेंस का जो है साधन हम अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम मॉडरेट्स की तरह कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेयर्स एंड पटिशंस पे बिलीव रखेंगे। एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है एमर्ज हो चुका था। अब जो है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का जो एक इस पीरियड में जो 1907 1908 और अप अंटिल 1920s तक जो एक हम कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी पार्ट था, वो एमर्ज हो चुका था। और following brutal police action during Barisal Conference in April 1906, युगंतर emphasized the need for the people to resist oppression through force। तो जो पुलिस का एक्शन हुआ था ब्रूटल, बरिसल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी अप्रैल 1906 में, तो बरिसल कॉन्फ्रेंस का जो अप्रैल 1906 में सेशन हुआ था, जिसका प्राइमरी कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ यही था कि एक यूनिटी वाली फीलिंग दिखाना ब्रिटिश की नज़रों में कि भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। और इस कॉन्फ्रेंस का प्राइमरी यही था कि जो पार्टीशन होने वाला था बंगाल को, उसके अगेंस्ट में ये मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, एक तरीके का मेला भी कह सकते हैं हम, ये ऑर्गेनाइज करा गया था। और जो युगंतर न्यूज़पेपर है एम्फेसाइज द नीड फॉर द पीपल टू रेजिस्ट ऑपरेशन थ्रू फोर्स। तो युगंतर जो पार्टी थी, युगंतर समिति थी, और न्यूज़पेपर भी था, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने एम्फेसाइज करा कि भाई लोगों को अब जो है ऑपरेशन को रेजिस्ट करना चाहिए। मतलब ऑपरेशन को रेजिस्ट मतलब जो ब्रिटिश जो है एक तरीके से ऑपरेस कर रहे थे इंडियंस को, और हमारे लीडर्स को, हमारे नॉर्मल लोगों को, सबको ही जो ऑपरेशन
बेस्ड इनके टैक्टिक्स थे वो अब हम रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस दिखाएंगे उसके टूवर्ड्स। और ये हमारे युगंतर ने जो एम्फेसाइज करा, लोगों में एक तरीके से ये फीलिंग लाने की कोशिश करी। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जो थे हमारे, जिनका पूरा नाम सचिंद्र नाथ सान्याल था, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी इस्टेब्लिश करने में पंजाब, दिल्ली, यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब उन्होंने हर जगह इसको सीक्रेट सोसाइटीज़ का जो कंसेप्ट था, इन्होंने एक तरीके से उसे एक्सपैंड कराया। हेमचंद्र कनुंगो सॉट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग अब्रॉड। तो ये जो हेमचंद्र जी थे, ये बाहर से जो है ट्रेनिंग भी लेके आए थे, पॉलिटिकल ट्रेनिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों, ताकि वो इस पर्टिकुलर लर्निंग्स को इंडिया के रेवोल्यूशनरी फेज़ में अप्लाई कर सकें और अगेंस्ट ब्रिटिश जा सकें हम। इन 1907 द युगंतर ग्रुप अनसक्सेसफुली टारगेटेड द लाइफ ऑफ एन अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल। तो अब हम देख सकते हैं कि इवेंट्स अब स्टार्ट हो चुके हैं। लेट 18th सेंचुरी तक तो ये एक तरीके से इनएक्टिव ही थे जब इनकी फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन अब ये जो ग्रुप हैं, जो समितिज़ हैं, अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने इवेंट्स को अनफोल्ड करा, कैसे इन्होंने जो करेजियस एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टेक करा। जैसे अभी हम देखेंगे कि भाई जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं, सर फ्यूलर, जो कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ईस्टर्न बंगाल और असम की नई प्रोविंस जो फॉर्म होने वाली थी उसके, तो इन्होंने इनकी लाइफ को टारगेट करा था, लेकिन ये एक अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट था। बट हम देख सकते हैं कि कैसे जो ग्रुप है अब ये एक तरीके से वायलेंट फेज में आ चुका है, कैसे अब ये निडर होके ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो है टारगेट करने पे अब आ चुके थे। थर्ड है हमारा सिमिलरली 1908 प्रफुल्ल चकी एंड खुदीराम बोस अटेम्प्टेड टू बॉम्ब ए कैरेज अज्यूमिंग इट कैरिंग ए हार्श जज किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड की जो असैसिनेशन का अटैम्प्ट था प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस के द्वारा, वो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट था ये भी, लेकिन इसमें क्योंकि किंग्सफोर्ड तो थे नहीं उस टाइम, जो कैरेज था उसमें मिस इन्फॉर्मेशन थी जो भी था उसमें, किंग्सफोर्ड तो थे नहीं, लेकिन उसमें जो ब्रिटिश विमेन थी, इनोसेंट विमेन थे, वो मारी गई थी। और हम अगर आप लोगों को याद हो, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर भी कराया, कि कैसे जो ब्रिटिश विमेन वाला जो इंसिडेंट था, इसकी वजह से अपराइजिंग भी हो गई थी और ब्रिटिश काफ़ी एंगर भी हो गए थे। एंड जो हमारे तिलक हैं वो भी अरेस्ट कर लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो न्यूज़पेपर केसरी है उसमें इस बॉम्बिंग के बारे में कुछ कमेंट्स लिखे थे, जिसकी वजह से उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया गया था। चक्की डाइड बाय सुसाइड। तो इस अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट की वजह से हमारे जो प्रफुल्ल जी थे उन्होंने सुसाइड कर ली थी अरेस्ट होने से पहले, और जो हमारे खुदीराम बोस थे उन्हें डेथ सेंटेंस दे दी गई थी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे अचानक से ही 1907 से जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इवेंट्स जो है स्टार्ट होने लग गए थे। अब ये जो ग्रुप्स थे हमारे, अनुशीलन समिति, ढाका समिति एंड युगंतर, इन सब लोगों ने जो है अब एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा नहीं है ये बस बैठे हुए थे, इन्होंने अब फुल स्केल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी थी, निडर होके बिल्कुल। इन्हें अपनी लाइफ की भी कोई चिंता नहीं थी, बस अब इनका प्राइमरी गोल ये था कि जो ब्रिटिश हैं उनके माइंड में दहशत फैलाना, उन्हें भी एक तरीके का उनकी ही जो मेडिसिन है उसका टेस्ट देना। वायलेंस जो हमारे टुवर्ड्स ब्रिटिश ने थ्रू आउट द ईयर्स दिखाई है, उन्हें भी वही एक तरीके से दिखाना। तो ये सब हमारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट का पर्पस था। तो जो एंटायर अनुशीलन ग्रुप है, जो अनुशीलन समिति थी, चाहे वो ईस्ट की हो, सेंटर की हो, वेस्ट की हो, इंक्लूडिंग द घोष ब्रदर्स, औरबिंदो घोष के जो दोनों भाई थे हमारे, औरबिंदो और बरिंद्र घोष जो थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। दे फेस ट्रायल इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो बेसिकली ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था क्या? ये वही केस है जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस करा कि भाई जो किंग्सफोर्ड थे, जो डगलस किंग्सफोर्ड थे, उनके जो लाइफ पे एक तरीके का ये जो असासिनेशन का अटैम्प्ट था, बेसिकली उस टाइप के इवेंट को जो फ्यूचर है उसमें ना हो, उसकी वजह से ब्रिटिश ने जो है काफ़ी अग्रेसिव स्टांस ली थी इस पे कि भाई ये कैसे असासिनेशन का अटैम्प्ट हुआ, और इसे जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है, और मनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, मुरारिकपुर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी इस केस को जाना जाता है, जो कि किंग्सफोर्ड पे एक असासिनेशन का अटैम्प्ट था जिसमें 2 इनोसेंट ब्रिटिश विमेन मारी गई थी। इसमें हुआ क्या कि हमारे जो औरबिंदो और बरिंद्र घोष थे और जो अनुशीलन ग्रुप था उस पर एक्शन लेने के लिए अब ब्रिटिश उतर गए थे, और औरबिंदो घोष को अरेस्ट भी कर लिया गया था, साथ ही साथ उनके भाई को भी। तो द घोष ब्रदर्स वर चार्ज विद कंस्पिरेसी एंड वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, इक्विवेलेंट टू हाई ट्रीजन। तो काफ़ी ज़्यादा ये हम देख सकते हैं कि हाई ट्रीजन का जो चार्ज था वो उन पे लगा दिया गया था हमारे औरबिंदो और बरिंद्र घोष पे। एंड चित्तरंजन दास डिफेंडेड औरबिंदो। तो जो हमारे चित्तरंजन दास जी हैं उन्होंने औरबिंदो का केस लड़ा था, लॉयर थे वो भी हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो है एक काफ़ी प्रोमिनेंट पार्ट रह चुके हैं, प्रोमिनेंट फिगर रह चुके हैं। तो उन्होंने हमारे औरबिंदो एंड बरिंद्र घोष का जो है केस लड़ा था, हु वॉज एक्विटेड ड्यू टू वीक एविडेंस। क्योंकि जो औरबिंदो थे उनके अगेंस्ट जो एविडेंस था वो वीक था, इसी वजह से जो हमारे चित्तरंजन दास हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे थे
एंड जो अरबिंदो घोष हैं वो नॉट गिल्टी फाउंड हुए थे, लेकिन जो बरिंदर घोष हैं उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, जो कि लेटर वाज कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बेसिकली जो नरेंद्र गोस्वामी थे, काफ़ी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये भी एक तरीके की कंस्पिरेसी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि ये हुआ क्या था कि इनको जो है विटनेस असाइन कर दिया गया था प्रोसिक्यूशन ने, क्योंकि औरबिंदो के अगेंस्ट ऐसा कोई हार्ड एविडेंस नहीं था, लेकिन जानबूझ के औरबिंदो को और घोष ब्रदर्स जो थे बेसिकली फ्रेम करने के लिए जो नरेंद्र गोस्वामी थे उन्हें एक तरीके का विटनेस प्रोटेक्शन में ले लिया गया था कि आप अगर कि आप जो है विटनेस थे और औरबिंदो के अगेंस्ट अगर आप बोलते हैं तो आपको जो है पार्डन कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं इन्होंने और हेमचंद दास जो थे उन्होंने फिर एक कंस्पिरेसी क्रिएट करी कि भाई इन्हें साइलेंस कर दो, मतलब इन्हें मार दिया जाए नरेंद्र गोस्वामी को। तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड फिर इसी वजह से जो सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हैयालाल दत्ता है उनकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस थी उसे एक डेथ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया था। सो लेट अस नो इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि भाई ये जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था एंड ये जो ट्रायल था, जो औरबिंदो का ट्रायल था, इसमें नरेंद्र गोस्वामी की ये जो डेथ थी ये कैसे हुई, काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक ऐसा मूवी स्टाइल जो ये इंसिडेंट था कि भाई जेल में से जो है ब्रेकआउट करने वाले थे सत्येंद्र नाथ बोस, और मतलब कैसे कैसे बेरिन घोष भी इन्होंने गन्स वगैरह अरेंज करी एंड इन दी एंड इन्होंने इन्हें फिर जो है नरेंद्र गोस्वामी जो थे, नरेंद्र गोसाई, इन्हें कैसे शूट किया था और उसकी वजह से इनका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो सेंटेंस था वो एक डेथ पेनल्टी पे कन्वर्ट कर दिया गया था। So let us know if you want a dedicated video and we will certainly come out with one. आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि इन फरवरी 1909 द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाज assassinated in Calcutta. Similarly in February 1910 a deputy superintendent of police suffered the same fate after leaving Calcutta High Court. तो हम देख सकते हैं कैसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं बंगाल में एक तरीके से पूरे अपने प्राइम पे आ चुकी थी। 1909, 1910, 07 से स्टार्ट होके जो पीरियड ये रहा है, इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऐसे ऐसे काम करे हैं कि मतलब फुल एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो थी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमारे रेवोल्यूशनरीज़ को। अब वो जो है अपनी पावर को दिखाने में बिल्कुल जुट चुके थे कि वी डू नॉट केयर, हम वायलेंस करेंगे जब तक हमारी मांग जो है पूरी नहीं होगी, हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, और जो हमारा हमारा जो बंगाल का पार्टीशन है वो अनल नहीं होगा वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे इवेंट्स थे, काफ़ी सारी मांगे थी, और इन दी एंड जो जो सबसे मेजर मांग इंडिपेंडेंस की आएगी वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 1908 की बात है। अब ये जो ढाका अनुशीलन थी, जो हमारी अनुशीलन समिति का एक तरीके से ईस्टर्न पार्ट था, जो ईस्टर्न डिवीज़न था इसका, उन्होंने क्या करा, जो 12 डकैती है, जो बहुत ही इनफेमस डकैती है, जो हमारे पुलिन दास थे उनके द्वारा काफ़ी करेजियस पर्सन माने जाते हैं ये। इनको हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी जिगरा रखते थे, काफ़ी करेजियस थे, टू गैदर फंड्स फॉर रेवोल्यूशनरी पर्पजेस। एंड सिंस हम इसे एक ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं इन टॉपिक्स को, अगर आपको एक इस डकैती के पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट्स, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डकैती है। क्योंकि हुआ क्या था कि ये दिन दहाड़े करी गई डकैती थी, जो कि हमारे पुलिन दास जिसके लीडर थे। एंड अ सिग्निफिकेंट इवेंट occurred in December 1912 when Rash Bihari Bose and Sachin Sanyal conducted a dramatic bomb attack on Viceroy Harding. तो ये मेजर इवेंट हम कह सकते हैं कि ये जो वाइसरॉय हार्डिंग पे जो अटैक हुआ था, जिसमें हार्डिंग जो है एक तरीके से सर्वाइव कर गए थे ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल एंट्री इनटू दिल्ली, ऑल्दो इंजर्ड हार्डिंग सर्वाइव द अटैक। जो इवेंट था इसने एक तरीके से टर्न अराउंड करा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल में। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ था इस पर्टिकुलर अटैक में। तो दिल्ली कंस्पिरेसी ट्रायल भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, जो हार्डिंग पे अटैक करा गया था, एक ये होममेड टाइप ऑफ बॉम्ब हमारे जो अनुशीलन समिति के जो हमारे लीडर्स थे, एक तरीके से जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने ये बॉम्ब बनाया था। और इनका प्राइमरी टारगेट हमारे लॉर्ड हार्डिंग थे, जो उस टाइम पे इंडिया के वाइस रॉय थे। तो और इवेंट क्या था, इवेंट ये था कि जब कैपिटल शिफ्ट हो रही थी कैलकाता से न्यू दिल्ली में, तो उस टाइम पे जो प्रोसेशन सेरेमोनी टाइप चल रही थी उसमें इन्होंने बॉम्ब फेंका था इनके ऊपर, हार्डिंग के ऊपर। और ये एक सेल्फ मेड काइंड ऑफ बॉम्ब था, एंड इसमें काफ़ी सारे मतलब कीले वगैरह भी थी, और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी इंजरी आई थी हार्डिंग को। एंड ये जो अटैम्प्ट था ये अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि हार्डिंग जो है एक तरीके से इंजर्ड तो हुए बट उनको मतलब फेटेलिटी नहीं हुई थी। और ये हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था चांदनी चौक में, जब ये न्यू दिल्ली में आ चुके थे। और ये राश बिहारी बोस जो थे हमारे, बेसिकली ये लीडर थे इस पर्टिकुलर इवेंट के, एंड वॉज बिलीव टू बी द मास्टरमाइंड थे, एंड बट मैनेज टू एस्केप अरेस्ट रिपोर्टेडली डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ। तो वो डिस्गाइज लेके जो है अरेस्ट को एस्केप कर गए थे, मतलब उन्होंने भेष बदल लिया था, और जो है वो अरेस्ट नहीं हो पाए थे उस टाइम, जो राश बिहारी बोस थे।
जतिंद्रनाथ मुखर्जी ऑल्सो नोन एज बाघा जतिन एमर्ज एज स्ट्रॉन्ग लीडर फॉर द वेस्टर्न अनुशीलन समिति। तो जो वेस्ट की अनुशीलन समिति थी, जो प्राइमरी अनुशीलन समिति जहाँ से उत्पन्न हुई थी, उसके एक स्ट्रॉन्ग लीडर एमर्ज हुए थे बाघा जतिन, and which later became to be known as Jugantar or Yugantar. Bagha Jatin successfully re-established connection between the central organization in Calcutta and other regions in Bengal, Bihar and Odisha. तो जो अनुशीलन समिति का और ढाका समिति का और सेंट्रल जो हमारा युगंतर था, उसमें एक तरीके से इन्होंने बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से अमेलगमेट करने में और इनके जो गोल्स थे उनको एक सेंट्रलाइज विजन देने में। तो ये हमारे आज के पॉइंट्स थे बंगाल में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के। काफ़ी सारे हमने केसेस देखे, काफ़ी कंस्पिरेसीज देखी। इन ट्रायल्स को हम ऑब्वियसली अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा कि कैसे बंगाल में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एमर्ज हुई थी, क्या क्या उनमें लीडर्स थे, कौन कौन से केसेस हुए थे, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए थे, जैसे कि लॉर्ड हार्डिंग पे जो अटैम्प्ट था और किंग्सफर्ड पे एक अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट जो था बॉम्बिंग का वो था, एंड और भी काफ़ी सारे इवेंट्स जो थे इन्होंने जो शेप करा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को बंगाल में। एंड हमने मल्टीपल लीडर्स के बारे में भी जाना कि कैसे भाई औरोबिंदो घोष वगैरह के जो ट्रायल हुए थे दोनों ब्रदर्स के, और जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि भाई औरोबिंदो घोष ने जो है रिटायरमेंट ले ली थी उस इवेंट के बाद, जो है जो उनका ट्रायल वगैरह हुआ था, जो अरेस्ट हुए थे, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में से एक्टिव पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट जो थी उनकी, उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कम कर दी गई थी, रिटायरमेंट ले ली थी बेसिकली पॉलिटिक्स से। और ये सब इवेंट्स हुए, और हमने जैसे प्रीवियसली पढ़ा भी है कि भाई तिलक जो अरेस्ट हुए थे, तो हमें पता चला कि वो इवेंट एक्चुअल में था क्या जिसकी वजह से उनका अरेस्ट हुआ था। काफ़ी सारी मतलब चीज़ें हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि कैसे कैसे जो इवेंट्स हैं वो अनफोल्ड हुए थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैसे एमर्ज हुई थी, मॉडरेट्स कौन थे, और जो बेसिकली ओवरऑल ये इंडियन इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था ये किस किस स्टेज में किस किस तरीके से रह चुका है। इसमें वायलेंस भी हमने देखी है, इसमें हम पीस भी देखी है हमने, इसमें हम काफ़ी कुछ देखेंगे। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, हमने स्पेक्ट्रम के कॉन्टेक्स्ट में ये सब टॉपिक्स कवर करे हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी, काइंडली ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।